अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऑर्डर 14 सीपीसी का डिस्कस करेंगे जो कि हमें सेटलमेंट्स ऑफ इश्यूज़ के बारे में बताता है। ये बेसिकली इश्यूज़ से मुराद ये है कि जब कोर्ट में दो पार्टीज़ आपस में किसी भी मसले की बिना पर आती हैं, जो उनके अंदर जो लड़ाई और जो भी पॉइंट ऑफ कंटेंशन होता है वो बेसिकली कोर्ट डिसाइड करता है कि इनका क्या मामलात है, इनके क्या मसाइल हैं। वो जो मसाइल हैं बेसिकली उनको हम इश्यूज़ का नाम देते हैं और जो ऑर्डर 14 है सीपीसी का वो इसको डील करता है। रूल नंबर 1, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। दोस्तों इसमें जो होता है जी कि जब कोर्ट दोनों पार्टीज़ के जो है वो बयान सुन लेता है, रिटर्न स्टेटमेंट देखता है और प्लान जो है वो देखता है, उसके बाद कोर्ट ये चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि इनका मेन इशू क्या है। इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू। मिसाल के तौर पे अगर प्लेंटिफ किसी ज़मीन के बारे में कहता है कि ये ज़मीन मेरी है और जो है वो डिफेंडेंट कहता है मेरी है, तो इस मामले में जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो इशू है वो यही होता है कि इस ज़मीन का जो लीगल जो है ओनर वो कौन होगा। रूल नंबर 2, इश्यूज़ ऑफ लॉज एंड फैक्ट। ये रूल बेसिकली हमें इश्यूज़ की दो टाइप्स बताता है। एक है इश्यूज़ ऑफ लॉज एंड इश्यूज़ ऑफ फैक्ट। इश्यूज़ ऑफ लॉज में ये होता है कि जो सूट होता है इसमें देखा जाता है कि जो लीगल क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। मिसाल के तौर पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है केस सुनने के लिए, या अगर कोई ऐसा सूट आया है कि उसका लिमिटेशन पीरियड गुजर तो नहीं गया, या अगर मौजूद है तो उसको देखा जाएगा। तो ये लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से जो इश्यूज़ को देखा जाता है तो इसको हम इश्यूज़ ऑफ लॉज कहते हैं। इश्यूज़ ऑफ फैक्ट्स में ये होता है जी कि जो इवेंट्स और जो इर्द गिर्द के वाक़यात होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनकी यानी कि डिस्कशन होती है, यानी कि कितने आदमी थे, इवेंट्स क्या थे, सुबह थी, शाम थी, वक्त क्या था। तो इस तरह की चीज़ें जो फैक्चुअल होती हैं इनको हम इश्यूज़ ऑफ फैक्ट में जो है फॉल करते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों कि जब भी कोर्ट इश्यूज़ की सेटलमेंट करता है तो मोस्टली इश्यूज़ ऑफ जो है लॉ को पहले देखता है, देखे दोनों ही जाते हैं। तो लेकिन इश्यूज़ ऑफ लॉज को देखने का मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पे कोई केस या सूट ऐसा है जो फैक्चुअल बेस पे बिल्कुल ठीक है और लेकिन उसकी जो है जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के पास। तो जब कोर्ट ये देखता है कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उसको वो फर्दर आगे मूव नहीं करता, बल्कि नेक्स्ट कोर्ट में जहाँ पे इसकी जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे भेज देता है। तो प्रायोरिटी बेसिकली इश्यूज़ ऑफ लॉज को दी जाती है। रूल 3, मटेरियल्स यूज टू फ्रेम इश्यूज़। इसमें यह होता है जी कि कोर्ट जब भी कोई इशू फ्रेम करता है तो उसके लिए कुछ ज़ाहिरा चीज़ें देखता है। उसमें पहली चीज़ उसने ये कहा कि क्लेम एंड डिनाइल्स इन द प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट में जो चीज़ें होती हैं उसको देखा जाता है। दोनों पार्टीज़ के एडमिशंस को, यानी कि जो दो पार्टीज़ किसी चीज़ का इकरार करती हैं उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो अभी ट्रायल चल रहा है, प्रोसीडिंग हो रही है, इस दौरान अगर कोई पार्टी किसी चीज़ पे एग्री करती है तो उस फैक्ट को भी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेंटिफ है वो कहता है कि कोई भी पेमेंट जो है वो मैंने नहीं देनी डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट कहता है जी इसने मेरी पेमेंट देनी है, तो क्वेश्चन जहाँ पे ये राइज हुआ, इशू ये फ्रेम हुआ कि क्या डिफेंडेंट ने पेमेंट कोई लेनी है, यानी कि कोई पेमेंट बनाई है इसने जो प्लेंटिफ ने अदा करनी है। तो ये बेसिकली इशू फ्रेम हो गया। रूल नंबर 4, कोर्ट्स ड्यूटी टू फ्रेम इश्यूज़। यानी कि ये रूल हमें ये बताता है जी कि कोर्ट की ड्यूटी है कि इश्यूज़ को फ्रेम करे, यानी कि इश्यूज़ को बयान करे कि दो पार्टीज़ आई हैं, वो आपस में लड़ रही हैं और बेसिकली दोनों को बाय चांस ऐसा है कि पता ही नहीं है हमारा बेसिक जो मसला क्या है, वो बस लड़ रहे हैं आपस में। तो बेसिकली ये कोर्ट ही की ड्यूटी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आर्गूमेंट्स और सारे एक्चुअल पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के बाद मेन मसले को बताए, मेन इशू को बताए और उसको फ्रेम करे ताकि मसला हल हो सके और उनका मामला जो है वो क्लियर हो सके। रूल नंबर 5, फ्रेमिंग ऑफ सेपरेट इश्यूज़ फॉर ईच डिस्प्यूट। ये रूल हमें ये बताता है कि जब भी कोर्ट का कोई इशू फ्रेम करता है तो हर इशू को वो अलग-अलग जो है वो सेपरेटली फ्रेम करेगा। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी का केस है तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कोई प्लेंटिफ है तो क्या ये प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की है, ये एक इशू हो गया जी, ये अलहदा फ्रेम हो गया। इसके साथ एक और इशू है, वो देखेगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो तो इलीगल है, तो क्या इलीगल प्रॉपर्टी के लिए कोई कंपनसेशन होगी। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है, एक दूसरा डिस्प्यूट है, एक दूसरा इशू है, तो ये अलग से जो है वो फ्रेम किया जाएगा। रूल नंबर 6, कोर्ट कैन सीक क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम पार्टीज़। इसमें यह है जी कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, किसी कोर्ट में आया है, तो कोर्ट ने जब सारी चीज़ें देखी हैं तो उसे लग रहा है कि अभी भी कोई चीज़ कमी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई चीज़ की जो है वो रह गई है, तो वो पार्टी से वो डिटेल्स ले सकती है।
प्लेंटिफ की तरफ से भी या डिफेंडेंट की तरफ से भी। यहाँ कोई अगर पार्टी एक चीज़ को यानी कि सही तरीके से नहीं बता रही, मुबाहम है, शक व शुबे वाली बात है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है वो कोई कह रहा है कि मुझे डैमेजेस चाहिए, इस बंदे ने मुझे चाहे वो इतने थोड़े से यानी कि पैसे देने हैं, तो कोर्ट से पूछेगा कि मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताओ, ये ना बताओ थोड़े लेने हैं या ज़्यादा लेने हैं। तो वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगा कि इसने कितने उससे पैसे लेने हैं। तो ये बेसिकली कोर्ट के पास इख्तियार होता है। रूल नंबर 7, एग्रीमेंट ऑन इश्यूज़ बाय पार्टीज़। इसमें ये चीज़ है कि अगर कोई पार्टीज़ हैं वो किसी इशू पे एग्री हो जाएं, यानी कि किसी चीज़ को मान लें, दोनों इसको मानेंगे, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसको एक सेपरेट लीगल इशू जो है ना वो क्लेम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई पार्टीज़ हैं उनके दरमियान किसी लोन का जो है वो मामला चल रहा है, तो उनसे पूछा जाएगा जी क्या लोन का लिया या दिया गया था। दोनों कहते हैं कि हाँ जी इसने मुझे लोन दिया और मैंने लिया है इससे लोन। तो ये बेसिकली दोनों ने एग्री किया है कि इशू पे, तो ये इसको सेपरेटली जो है वो यानी कि फ्रेम नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके अलावा मज़ीद ये देखा जाएगा जो दूसरे मामलात हैं, जो दूसरे डिस्प्यूट्स हैं, उनको देखा जाएगा कि क्या डिफेंडेंट ने जो है लोन वापस किया, इसको अलग से जो है वो डील किया जाएगा। लेकिन जहाँ पे वो दोनों एग्री हो गए कि जी लोन का मामला हुआ था, तो कोर्ट इस तहकीक में नहीं जाएगी कि ये देखेगी कि क्या जी लोन लिया गया या नहीं लिया गया। जब दोनों ने मान लिया तो वो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक ऑर्डर 14 का, जिसमें हमने इश्यूज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा कि जो कि हर सिविल जो है वो प्रोसीडिंग का हिस्सा है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और हमने बहुत ही आसानी के साथ और कम वक्त में इसको हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।